नमस्कार बच्चों। कल हमने जो सामाजिक विज्ञान है कक्षा 7 का तीसरा लेसन पढ़ा था, दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान। आज हम दूसरा जो भाग है इसका पढ़ेंगे कि जो दिल्ली के सुल्तान है, मतलब दिल्ली का जो साम्राज्य है वो कैसे बना, किस प्रकार बना। उस राज्य पर 12वीं शताब्दी से बाद में और 16वीं शताब्दी तक, उसके बाद में ब्रिटिश काल का जो अधिकार हुआ, इनकी जो ये समय सारणी थी, ये समय सारणी दी हुई है कि सबसे पहले कौन सा राजा आया था कि तोमर है, फिर चौहान आए, फिर प्रारंभिक वो तुर्की आए, तुर्की में कुतुबुद्दीन ऐबक है, गयासुद्दीन है, रजिया सुल्तान है, फिर ये सारे थे। उसके बाद में जो मतलब खिलजी वंश आ गया, तुगलक वंश आ गया, सैयद वंश आया, फिर लोधी वंश आया। इस प्रकार ये क्रम वाइज है जो इन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। वो शासन करने के बाद में इन्होंने ये बताया कि इन शासनों की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। तो ये जो चित्र दिखाया था मैंने परसों वाली जो उसके अंदर क्लास के अंदर, कि इसके अंदर जो कोई राइटिंग कर रहा है, कोई पेपर बना रहा है, कोई लिख रहा है, या कोई अभिलेख है, स्मारक है, तो इस हिसाब से उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे हैं जो ये तथ्य थे इनके माध्यम से हमें पुरातात्विक जो साधनों से, मतलब दिल्ली के सुल्तान, इनके बारे में पता चलता है कि सबसे पहले किसने शासन किया था और उसके बाद किसने शासन किया था। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कि दिल्ली के जो शासन था उस पर रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया का शासन किस प्रकार रहा। आप में ये देखने को मिलता है कि भारत के अंदर, ठीक है, जो महिलाओं की स्थिति थी या महिलाओं का शासन करना किस प्रकार है, वो एक तरह से कठिन था। ठीक है, तो कुछ जो राजा महाराजा थे महिलाओं के शासन को आदर सहित मानते थे, तो कुछ प्रजा थी वो महिलाओं के शासन मतलब उसके अंडर में अपने आप को नहीं रखना चाहती थी। इसी प्रकार आपको पता है कि जो रजिया सुल्तान थी, ठीक है, तो रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे कि जो मतलब रजिया थी, इसके शासनकाल के टाइम में 3 महिलाएं और थी जिनके शासन का मतलब साम्राज्य था। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, मैं आपको पुट दिखा रही हूँ कि क्वेश्चन बन क्या रहा है। सबसे पहले तो ये देखना, ये देखो जन्म सिद्ध अधिकार दे रखा है एक तो, और दूसरा दे रखा है लिंग भेद। समझ आ गई। आज हम जो रजिया सुल्तान का टॉपिक पढ़ रहे हैं वो लिंग भेद पर आधारित है। ठीक है, जैसे स्त्री और पुरुषों के बीच का जो संबंध होता है, उस संबंध के अंदर जो शारीरिक रचनाएं होती है, इस संबंध में लोग हैं वो अंतर कैसे करते हैं। क्या पुरुषों की श्रेणी में महिलाओं को श्रेष्ठ माना जाता है या महिलाओं को हीन माना जाता है, इसे कहते हैं लिंग भेद, मतलब इन दोनों में अंतर। जन्म सिद्ध अधिकार कहते हैं कि जो मतलब जन्म के आधार पर जो आपको विशेषाधिकार प्राप्त होता है, जन्म सिद्ध अधिकार होता है। जैसे कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार है वो विरासत से मिलता है। ठीक है, जैसे राजा का पुत्र होता है तो वो राजा बनता है। इसी प्रकार में वो क्या होता है, जन्म सिद्ध अधिकार कहलाता है। अब पिता की संपत्ति होती है तो पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार होता है, पुत्र का अधिकार होता है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि जो सुल्तान है, ठीक है, ये कहते हैं कि एक आदर्श व्यवस्था अपनाई, इसके अनुसार में पुरुषों के अधीन होना और रानी के शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसलिए वे पूछता है कि खुदा की रचना, ये देखो उन्होंने क्या दे रखा है कि खुदा की रचना, ये देखो स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए, रानी का शासन इसके विरुद्ध। ठीक है, रानी का शासन क्या दे रखा है कि इसके विरुद्ध था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा, चूँकि मर्दों जो पुरुषों की सूची है में नहीं आता है, इसलिए इतना शानदार खूबियों से भी उसे आखिर क्या हासिल हुआ। ठीक है, तो इसी के आधार पर रजिया के अभिलेखों और मतलब सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की क्या थी, बेटी थी, और आधुनिक आंध्र प्रदेश के बारगल क्षेत्र में किसी समय, ठीक है, काकतीय वंश का राज्य था।
अब आपको इसी से संबंधित बता रही हूँ कि जो रुद्रदमा थी, ठीक है, वो कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश, जो अपने दक्षिण भारत है ना, दक्षिण भारत का जो नीचे वाला क्षेत्र है आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर क्या है, रुद्रदमा देवी एक राज्य करती थी, ठीक है। व्यवहार से रजिया के व्यवहार के बिल्कुल विपरीत थी। रजिया ने अपना नाम और अपने पिता का नाम बताया, लेकिन जो रुद्रदमा थी वो अपने आप को पुरुषों जैसे मतलब नाम को रखकर वो ये व्यक्त करती थी, वो भ्रम पैदा करती थी कि जो ये राज्य कर रहा है वो पुरुष है या महिला है। इस प्रकार जो कश्मीर मतलब भारत के उत्तर के अंदर कश्मीर राज्य है, कश्मीर के अंदर दिदरा नाम की एक रानी थी, ठीक है, उसे प्यार से सब बड़ी बहन या दीदी कहते थे। तो इससे ये था कि वहाँ के लोग हैं उसे बहुत ही प्रेम और स्नेह करते थे, इसलिए वो अपने आप को क्या कहलाती थी? बड़ी बहन के रूप में कहलाती थी। कहने का भाव ये है कि जहाँ पर मतलब लैंगिक समानता, जो महिलाओं के विचारों में भी क्या माना गया है? अंतर माना गया है। इस अंतर को देखते हुए तीनों का अलग अलग साम्राज्य के बारे में बताया, अलग अलग मतलब उनकी स्वभाव के बारे में बताया। कुछ अपने आप को पुरुषों के समान मानती है, कुछ महिलाओं के समान मानती है। अब इसी प्रकार ये देखो, ये कहता है कि शमसुद्दीन और इल्तुतमिश द्वारा जीते गए शहर, ठीक है। ये यहाँ पर देखो, आपको ये मैं दिखा रही हूँ कि जो दिल्ली के सल्तनत की जो विरासत थी, विरासत मतलब यहाँ दिल्ली के जो साम्राज्य था वो गैरिसन शहर के साम्राज्य तक कहाँ तक फैला हुआ था और किस प्रकार इनको अलग अलग नामों से जानते थे। आपको थोड़ा सा ये देखो नाम बता देती हूँ एक बार के लिए। ये देखो ऊपर ही ऊपर जो दे रखा है, ठीक है, ऊपर ही ऊपर आपको दे रखा है कि यहाँ पर जो लाहौर है, मुल्तान है, और ये सारे अब कहाँ पर है? पाकिस्तान के क्षेत्र में है, आज जो वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में है। इसके अलावा जो ये वाला जो कच्छ का क्षेत्र है, ठीक है, जो अपने सिंधु नदी है, ये आपने नाम सुना होगा, व्यास नदी है। इसके बाद में जो हाँसी है, और ये देखो दिल्ली, ठीक है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच के बॉर्डर के पास है। ये कहते हैं कि जो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली के किस किस का शासन हुआ, किस प्रकार शासन किया था, यहाँ पर एक साम्राज्य के रूप में भी व्याख्यात हुआ कि 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों मतलब रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों, गैरिसनों का अर्थ होता है रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। मतलब मेन जो किले के रूप में दिल्ली को जाना जाता था, ठीक है, और शहरों के संबंध, लेकिन इनसे दूर जो भीतरी प्रदेश थे उन पर भी नियंत्रण न के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर लूट मार पर भी निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली के बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ का खराब मौसम भी इनके संपर्क के नाजुक जो सूत्र थे उसे छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन का अफगानिस्तान से आने वाले जो हमलावर थे, ज़्यादातर जो भारत पर हमला करने वाले थे वो अफगानिस्तान से आते थे, ठीक है। तो हमलावर उन सूबेदारों के बराबर चुनौती मतलब मिलती रहती थी, जो जरा सी भी कमजोरी का आभास मिलते ही विरोध का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते मतलब सल्तनत बड़ी ही मुश्किल से किसी तरह से अपने आप को बचाए हुए थी। गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्य में भी हुआ। अब जो भारत के अंदर शासन करने वाले राजा थे वो अफगानिस्तान से आते थे और भारत पर क्या करते थे, जो दिल्ली एक गढ़ के रूप में जाना जाता था वहाँ पर आक्रमण करते थे। इसी अभियानों के चलते हुए उनका लक्ष्य था जो मेन जो शहर था ना, उस शहर के भीतरी हिस्सों को मजबूत करना, और जो गंगा यमुना और दो आपके जो क्षेत्र थे और जंगलों को साफ कर दिया गया। शिकारी वो क्या थे, मतलब जो चीज़ें इकट्ठा करते थे, संग्रह मतलब इकट्ठा करना, चारागाहों को
उनके पर्याप्त मतलब पर्यावास जहाँ रहते, ठीक है, उन पर भी क्या करते थे कि वहाँ तक शासन वो इकट्ठा करते थे, और इकट्ठा करने पर वो कृषि कार्य को प्रोत्साहन देने लगे, व्यापार मार्ग को ढूंढने लगे। और गैरिसन शहर था, गैरिसन शहर और जो छोटे शहर थे उनको भी क्या लगा, वहाँ पर अपना बसेरा करने लगे। इस प्रकार से वो धीरे धीरे आगे विस्तार करते गए। आज है हम दिल्ली सुल्तान की जो कमजोरियां हैं उसके बारे में फिर कल पढ़ेंगे। आज इतना ही कि दिल्ली का जो शासन था, महिलाओं का शासन किस प्रकार रहा, पुरुषों का शासन किस प्रकार रहा, दिल्ली को एक गढ़ के रूप में जानते थे। और कल हम पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत में सेनाओं की शुरुआत की अपेक्षा कमज़ोर और वर्ग जो थे उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब कल जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वह 12वीं सदी के आखिरी दशक तक का रहेगा। इसी के बाद में जय हिंद, जय भारत बच्चों। और ध्यान से किताब को खोलकर अच्छी तरह से एक एक लाइन को अंडरलाइन करते हुए इसको पढ़ना है।